हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जनरल साइंस के टॉप 1 लाइनर 100 क्वेश्चन करेंगे। ये 100 क्वेश्चन का पार्ट 1 होगा। मैं आपको ऐसे 1 लाइनर 1000 क्वेश्चन कराऊंगा एग्जाम से पहले, 21 फरवरी से पहले पहले। तो फ्रेंड, ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और सिर्फ बारका के एग्जाम के लिए नहीं, अपितु जितने भी एग्जाम आप देंगे भविष्य में, सब में आपके क्वेश्चन काम आएंगे, क्योंकि सब में क्वेश्चन आते रहते हैं किसी न किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। ठीक है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आपके काम की वीडियो है। और जो लोग मेरे चैनल फर्स्ट टाइम है, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आपको ऐसी यूजफुल वीडियो प्राप्त हो जाए। और इससे पहले भी 1-2 घंटा पहले मैंने एसएससी एमटीएस भर्ती का मैंने वीडियो अपलोड किया है। जिन्होंने नहीं देखा वो जाके वीडियो देख लीजिएगा। बम्पर भर्ती आ रखी है, 10वीं पास ओनली से मांगा गया है, तो वो फॉर्म भी आप जरूर अप्लाई कीजिएगा, ऑनलाइन फॉर्म है वो। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में शुरुआत करते हैं। सबको पता ही किस फरवरी को वर्क असिस्टेंट का एग्जाम है, उसी की तैयारी हम कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है आपका, कार्य का मात्रक क्या होता है? तो फ्रेंड, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष मात्रक किसका है? तो प्रकाश वर्ष किसका होता है? ये दूरी का मात्रक होता है। तीसरा क्वेश्चन है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन होता है ज्योति फ्लक्स का। चौथा क्वेश्चन है, क्यूरी किसकी इकाई है? तो ये होती है रेडियो एक्टिव धर्मिता की। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो द्रव्यमान प्राप्त की जाती है, आपको पता है। जल में तैरता न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? जल में तैरना क्या होता है? क्रिया प्रतिक्रिया के नियम होता है। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम कौन सा था? न्यूटन का थर्ड लॉ था। अगला क्वेश्चन है, रॉकेट की कार्यप्रणाली के सिद्धांत पर आधारित होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, काफी आता है एग्जाम में। ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन सा संवेग संरक्षण? अगर ज्यादा डीपली पूछेगा तो यार ना, रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने का आशंका कारण क्या होता है? विश्राम का जड़त्व, इनर्शिया आपने पढ़ रखा है। अगला क्वेश्चन है, कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? तो गति का पहले नियम लागू होता है। आपने देखा होगा, जब घर में कुछ कारपेट वगैरह होता है, जब उसको पीटते हैं उसमें धूल के कण निकलते हैं ना, तो क्या होता है? उसका रीजन ये होता है, गति का पहले नियम है लॉ ऑफ इनर्शिया। अगला क्वेश्चन है, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र सतह से ऊपर रहता है? तो वो होता है 1/10। 11वां क्वेश्चन है, प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से किसका उत्पादन होता है? तो प्रकाश ऊर्जा का होता है। आप सब जानते हैं, प्रकाश ऊर्जा जाएगा वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। अगला है, स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? तो आप सब जानते हैं, जो भी हमारे ये होते हैं, किस पे से ये होते हैं? पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? तो ये मैंने आपको साइंस के प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझाया था मैंने आपको ये। तो कौन सा फोर्स होता है? ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, यानी अपकेंद्री बल। अगला क्वेश्चन है, जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला है, किसी तुल्यकालिक उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर होती है, फिक्स होती है। अगला है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के बराबर होता है या नजदीक होता है? 1/6 होता है, ये आप सबको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। तो इसका रीजन होता है सरफेस टेंशन, यानी पृष्ठ तनाव। ठीक है ना। अगली स्लाइड देखते हैं, अगली स्लाइड खुलेगी। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 18वां क्वेश्चन है, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? तो ये उसका रीजन क्या होता है? सरफेस टेंशन। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, ये किस सिद्धांत पर है? तो ये आर्किमिडीज का सिद्धांत होता है। अगला क्वेश्चन है, आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है प्लवन के नियम से। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? ये तो बच्चा तो जानता होगा, सर आइजैक न्यूटन। अगला है, कौन सा 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी गुरुत्व बल का सही मान है? तो वो सबको पता है, कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना, या न्यूटन भी उसको बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन, 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, काफी एग्जाम में आता है ये। 746 वाट। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। 24 है, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है? तो भी पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। 25 है, एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंके कि अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सके? तो ये होता है 45 डिग्री एंगल। ये आपने कक्षा 9th में पढ़ा होगा आपने साइंस में। ठीक है ना। अगला है, किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो ये बताया था हमारे ही भारत के थे ब्रह्मगुप्त। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वो अधिकतम दूरी तक जा सके? अब देखिए, इसी कॉन्सेप्ट बेस पे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था 45 डिग्री, तो इसका आंसर क्या होगा? 36 से 45 डिग्री कोण। ऐसे ही सवाल बन जाते हैं, जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, वो क्वेश्चन कैसे ही पूछे एग्जामिनर, आप क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है। और जो रटा हुआ इंसान होता है वो कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको क्वेश्चन रट रखा है ना, उसके बारे में उसको डीपली नॉलेज नहीं होती है। अगला है,
ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? तो ये रदरफोर्ड ने दिया था। ठीक है ना, ये भी कक्षा 9th में पढ़ा होगा आपने। अगला है, किस वैज्ञानिक सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? ये सर डेवी हम्पी थे। अगला है, वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? तो क्या होता है, बॉयलर के अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, बॉयलर के अंदर उच्च दाब। अगला है 31, ताप युग्म तापमापी थर्मोकपल थर्मोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित होता है? जो सीबेक के प्रभाव पर कार्य करता है। ये भी आपने 10th पढ़ा होगा आपने। ये पूर्ण विकिरण उत्तम मापी है टोटल रेडिएशन पायरोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो ये होता है स्टीफन के नियम पर। 33 है हमारा, दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस ताप मापी के द्वारा मापा जाता है? तो क्या होता है, ये वही होता है टोटल रेडिएशन पायरोमीटर, यानी पूर्ण विकिरण उत्तर मापी के द्वारा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है ये रहा, कितना तापमान होने पाठ्यंक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? मोस्ट बड़े सवाल है फ्रेंड्स, और लास्ट टाइम बार्क ने सवाल को पूछा भी था, एनपीसीएल ने पूछा था। ठीक है, जो स्टेप इन ट्रेनिंग का एग्जाम होता है, ये क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, हर एग्जाम में सवाल आता है, रेलवे में, एसएससी में, हर एग्जाम में। ऐसा कि ये सवाल नहीं है, आईएएस तक के सवाल ये आया हुआ है। तो आपको रखना सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो इक्वल होते हैं वो -40 डिग्री पे इक्वल हो जाते हैं, तो -40 डिग्री। ठीक है ना, माइनस का 40 डिग्री रखना। अगला है, सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री बराबर होगा? तो 32 के बराबर ही होगा, जाहिर सी बात है। अगला सवाल है, मानव शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, सेल्सियस स्केल पर कितना होगा? तो आप डॉक्टर गए होंगे तो देखो फ़ारेनहाइट में नापता है, कोई सेल्सियस में नापता है। तो सेल्सियस में नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री होता है, और फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 98.6। अगला सवाल है, अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये होती है परमाणु घड़ियाँ। अगला सवाल है, एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो इसका एक फॉर्मूला होता है C इंटू, यानी सेल्सियस में जो तापमान जाएगा गुणा 9/5 प्लस 32 करेंगे तो आपका आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसका आंसर है 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला सवाल है, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम होता है, ये आपको रटा होना चाहिए। साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फटते हैं? तो उसका रीजन क्या होता है? गर्मी के कारण ट्यूब क्या होता है? फट जाते हैं, क्योंकि ट्यूब फैल जाते हैं, इस वजह से फट जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है, झील के अधः स्थल में जल का क्या तापमान होगा? तो ये हमेशा रखना, ऊपर तो बर्फ होते हैं लेकिन नीचे क्या होता है? पानी लिक्विड फॉर्म में रहता है, तभी मछली वगैरह जो होती है अंदर, जो जलीय जीव होते हैं, जिंदा रहते हैं। उसका रीजन होता है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है? मैक्सिमम हो जाता है उसका जो डेंसिटी है। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते? तो चालन में स्वयं नहीं जाते हैं। ठीक है ना। अगला है, द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? तो ये संवहन के द्वारा होता है, यानी कन्वेंशन। अगला सवाल है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? तो होता है रेडिएशन, यानी विकिरण के माध्यम से। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते कौन सी है? तो विकिरण ही होता है। ठीक है। अगला 47 है, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो ये संवहन कहलाता है। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर गर्म कर देता है? ये बहुत बार पूछा गया सवाल है, एसएससी में तो खास कर ये। ठीक है, और एनपीसीएल में सवाल एक बार आया था, ये तो आ सकता है दोबारा। तो सूर्य विकिरण का जो भाग होता है, जो सोलर कुकर को गर्म कर देता है, वो होता है इंफ्रारेड, यानी अवरक्त किरण। अगला सवाल है, धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन कौन सा सबसे उचित है? सब जानते हैं, सफेद रंग का छाता जो हम लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वो सूर्य के प्रकाश को क्या करेगा? रिफ्लेक्ट कर देगा। लेकिन ब्लैक रंग क्या होगा? तो अवशोषित कर लेगा। ठीक है ना, तो ब्लैक रंग गर्मी में नहीं पहनना चाहिए, जितना हो सके हल्के लाइट कपड़े पहनने चाहिए। अगला क्या है, 50वां क्वेश्चन है, किसी विधि से ऊष्मा हस्तांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर कलई की जाती है? तो विकिरण के लिए थर्मस फ्लास्क समझते हैं ना, जिसमें आप चाय वगैरह रखते हैं तो गर्म काफ़ी देर तक गर्म रहता है, 5 से 6 घंटे 8 घंटे तक गर्म रहता है, तो उसमें कलई की जाती है। कलई समझ रहे हैं, कोटिंग की जाती है उसमें, तो वो विकिरण के लिए, विकिरण की वजह से ही अंदर चीज़ें हमारी जो है, रेडिएशन की वजह से चीज़ें हमारी काफ़ी लंबे समय तक, चाय वगैरह हो गया या पानी गर्म सफ़र में लोग लेके जाते हैं तो गर्म रहता है। अगला है 51 है, किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? तो जल का सबसे अच्छा मान जल का ही होता है, तभी तो हम रेडिएटर वगैरह में, गाड़ी के इंजन वगैरह ठंडा करने के लिए हम जल ही डालते हैं ना, देखा होगा जल, तो उसका विशिष्ट ऊष्मा मान बहुत ज़्यादा होता है। अगला है, शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उससे गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जाहिर सी बात है गलनांक घट जाएगा हमारा। ठीक है ना। अब द्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घटता ही है, अभी मैंने आपको समझाया। चावल को पकाने में कहाँ कितना समय लगेगा? तो माउंट एवरेस्ट पर। सब जानते हैं ऊंचाई बढ़ने में क्या होता है, जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है वैसे वैसे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यानी वायुमंडलीय दाब घट जाता है। जब वायुमंडलीय दाब घटेगा तो जाहिर सी बात है ज़्यादा टाइम लगेगा पकने में। प्रेशर कुकर खाना क्यों जल्दी पकता है? क्योंकि उसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है अंदर, इस वजह से खाना हमारा जल्दी बन जाता है। ठीक है, तो रीजन यही होता है, जितना जितना हम हाइट पर जाएंगे पहाड़ों पर, उतना देर में हमारा खाना पकेगा।
किस द्रव का 55 क्वेश्चन अब हमारा है, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं, एवापोरेशन। 56 है, आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मा गतिकी के किस नियम से मिलती है, तो ये प्रथम नियम था, ठीक है ना। ऊष्मा को ना तो बनाया जा सकता है ना ही हाँ, ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है, यही नियम था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम किस उदाहरण की पुष्टि करता है, तो ऊर्जा संरक्षण की पुष्टि करता है। वही मना होता है ना, ऊर्जा संरक्षित रहती है हमारी, खाली एक इसका खाली क्या होता है, फॉर्मेशन होता रहता है, चेंज होती रहती है बस ये। अगला क्वेश्चन है, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम दोगुना हो जाएगा, तो 160 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, जाहिर सी बात है। अगला है, किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है, तो पिंड के द्रव्य पर निर्भर करती है, यानी तो मास उसका। सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर होगा, तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड। कैसे होगा, कि उसका फॉर्मूला था, अगर आपको सेल्सियस से केल्विन चेंज करना है तो K प्लस 273 उसमें जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। C प्लस 273 करेंगे तो केल्विन आपका आ जाएगा, तो 27 है, इसमें 273 ऐड करेंगे कितना होगा, 300 हो जाएगा, ठीक है ना। ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है, 61 है हमारा, तो केवल उच्च तरंग दैर्घ्य की जो किरण होती है, सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी होती है, रेड कलर की होती है, ठीक है ना, ये समझाया था मैंने आपको। 62 है, शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर जरा ठंड महसूस करते हैं, जो साफ मौसम होता है, जब बादल वाला मौसम होगा तो उसमें आपको उमस होती है, हमेशा याद रखना, जब जिस दिन बादल लगे होंगे देखना उस दिन आपको गर्मी लगेगी, लेकिन जिस दिन क्लियर मौसम होगा उस दिन आपको ज़्यादा ठंड लगेगी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी पूछा जाता है क्वेश्चन ये, तो ये उसका रीजन है वाष्पीकरण ही होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिससे पानी हमारा वाष्पित होते रहता है और हमारा जो घड़े का पानी है वो ठंडा रहता है। पहले जमाने फ्रिज तो होते नहीं थे, तो ये एक घड़े में रख के ही ये पानी टोया ठंडा किया जाता था और ये अच्छा भी था, आज ही बहुत जगह किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था, तो गॉल्टन ने किया था। ध्वनि का ताप ने पिच किस पर निर्भर करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी आता है ध्वनि से ये, तो पिच जो भी निर्भर होती है हमारी वो फ्रिक्वेंसी पर निर्भर करती है। आपने देखा होगा आदमियों की आवाज़ भारी होती है, जबकि लेडीज़ होती हैं उनकी आवाज़ थोड़ी लाइट होती है, मतलब सुनने में अच्छी लगती है, जबकि आदमी की आवाज़ भारी। उसका रीजन क्या होता है, क्योंकि हमारी जो पिच होती है ना, हमारी जो फ्रिक्वेंसी बहुत कम है हमारे आवाज़ की, लेकिन जो लेडीज़ की आवाज़ की फ्रिक्वेंसी होती है ना बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उनकी आवाज़ मधुर लगती है सुनने में, और आदमी को थोड़ी कर्कश टाइप की लगती है, ठीक है ना। 66 है हमारा, विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी आता है, पराश्रव्य तरंगों का उपयोग हम करते हैं, ठीक है ना, याद रखने काफ़ी आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में ये। 67 है हमारा, मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है, तो वही आप सबको पता है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि हम सुन सकते हैं। अगला है 69, ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है, तो मैंने आपको बताया ना पिच, जैसे आदमी की आवाज़ मोटी होती है, औरत की आवाज़ पतली होती है, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन पिच होता है। अगला क्वेश्चन है 70, किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है, तो हवाई जहाज की उड़ान भरना। 71 है, कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती, तो ध्रुवण, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पोलराइजेशन, ठीक है, यही एक डिफरेंस है ध्वनि तरंगों में और प्रकाश तरंगों में। अगला है, ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है, ये भी क्वेश्चन काफी बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो 1/10 सेकंड तक रहता है, यानी 0.1 सेकंड। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं, तो सब जानते हैं रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन। एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित तल से कितनी दूरी पर खड़ा रहना चाहिए, 56 फीट यानी 17 मीटर। 75 क्वेश्चन है 75, स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, स्टेथोस्कोप जानते हैं ना, जैसे डॉक्टर आपकी हार्ट बीट चेक करता है, लगाता है आपको, ठीक है, उसको वो भी परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। 76 से, पास आती रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है, तो ये होता है डॉपलर प्रभाव। देखते हैं जैसे ट्रेन आपके करीब आती है उसे ध्वनि की आवाज़ बहुत तेज होती चल जाती है, जैसे दूर जाके दूर होती चल जाती है, तो इसका इफेक्ट होता है डॉपलर इफेक्ट, आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में इसको। 78 है, एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से वाहन हवा में उड़ रहा है, जब ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड हो तो वायु चाल कितनी, चाल बराबर क्या होता है, दूरी पट्टा समय, तो हमको ये चाल दे रखी है और समय दे रखा है, ऐसे गुणाम करेंगे तो हमारी वो निकल आएगा, तो उसको दुगना कर देंगे, 664 मीटर पर सेकंड हो जाएगा हमारा, ठीक है। 79 है, लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि गति एकदम होगी, तो यार ना ध्वनि की जो चाल होती है सबसे ज़्यादा ठोस में होती है, सॉलिड में होती है, ठीक है ना। अगर ऑप्शन इस्पात दिया हुआ है तो वो उसमें आप आंसर लगा सकते हैं, तो उसमें यहाँ फिलहाल लोहा दे रखा है, लोहा भी ठोस होता है हमारा, ठीक है ना। एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है, तो वह सोनोग्राफी। कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती, सब जानते हैं, शून्य समझते हैं वैक्यूम में, आप सब जानते होंगे, एक होती है ध्वनि तरंगे, एक होती है प्रकाश तरंगे। तो प्रकाश तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए देखिए सूरज कहाँ पर है, उसका प्रकाश हमारे पृथ्वी तक आ जाता है, लेकिन ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, अगर माध्यम नहीं होगा तो ध्वनि हमें सुनाई देगी ही नहीं, ठीक है ना। वो तो आसपास इतने कारण हमारा एनवायरमेंट, इसलिए हमको ध्वनि सुनाई देती है एक दूसरे की, इसलिए आप मुझे सुन पा रहे हैं। 82 है,
वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रिजु रेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? तो होता है सोनार, साउंड नेविगेशन रेंजिंग। इसका प्रयोग ज़्यादा समुद्री जहाजों, जैसे समुद्री जगह जो खोई हुई है उसका प्रयोग किया जाता है। इसमें अल्ट्रावायलेट किरणों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो ये अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। और ध्वनि तरंगें क्या होती हैं? ये अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ये बहुत बार आता है क्वेश्चन, तो ये हाइगेंस के द्वारा दिया गया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है और लास्ट स्लाइड है मेरे इस वीडियो का। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगों का अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है? तो वो जो ध्रुवण था ना, इसी वजह से ही प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, ठीक है ना। 86 है, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? तो ये मैक्सवेल ने की थी। इसका आंसर मैक्सवेल ऑफ फैराडे लगा के देते हैं, ऑप्शन वहाँ फैराडे भी दिया होता है, फैराडे ने इसका आंसर होगा मैक्सवेल। याद रखना इस क्वेश्चन को, क्योंकि कंफ्यूजन सवाल इसलिए एग्जाम में पूछता है ये। 87 है, किसने सर्वप्रथम ये दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो ये बताया था ग्रेमोल्टी ने। 88 है, कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? तो वही ध्रुवण है, ठीक है, यही एक अंतर है दोनों में। कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? तो व्यतिकरण का सिद्धांत, ठीक है। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? तो 1 सेकंड लगता है। 101 है, यानी 100 होगा ये। सूर्य, ये थोड़ी नंबरिंग गलत होगी, कोई बात नहीं, 100 से ऊपर ही क्वेश्चन है इसमें। सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने के लगभग कितना समय लगता है? तो सब जानते हैं 8 मिनट लगता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन तो बहुत आता है एग्जाम में, रिसेंटली अभी जो लास्ट में CHSL एग्जाम होता है SSC में, ये 2-3 बार आया था इस सेट में ये। वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। पानी से भरे किसी बर्तन में एक सिक्का किस कारण से थोड़ा उठाव प्रतीत होता है? आप देखा होगा, सिक्का आप डालते हैं पानी तो थोड़ा ऊपर दिखता है, या जब कोई लकड़ी उकड़ी डालते हैं पानी तो वो टेढ़ी नजर आती है। इसके पीछे क्या होता है? इसका रीजन होता है प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है ना। और इसी वजह से जो तारे हमें टिमटिमाते हुए भी दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानी में डूबी छड़ी, देखो छड़ी वाला ऑप्शन वही है, अपवर्तन हो जाएगा। किस कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? लास्ट वीडियो समझाया था बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको, तो उसका रीजन होता है स्कैटरिंग, प्रकीर्णन नहीं होता है, ठीक है ना। अगला है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान लाल रंग किसके कारण होता है? तो उसके पीछे प्रकीर्णन होता है। ये मैंने बहुत अच्छे समझाया था आपको, मैंने जो प्रीवियस वीडियो में साइंस की जरूर जाके देखना, उन्होंने हर चीज मैंने एक्सप्लेन कर रखी है उसमें मैंने। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो विक्षेपण उस रंग का अधिक होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। यार तो फ्रीक्वेंसी किसकी कम होती है? बैगनी की, सॉरी, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा विक्षेपित होगा ना। तो बैगनी की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है और रेड की फ्रीक्वेंसी कम होती है, इसलिए रेड की तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है और बैगनी की तरंग दैर्घ्य कम होती है। उल्टा होता है ना, प्रोपोर्शनल टू 1/λ समझाया था मैंने आपको, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारे क्वेश्चन अभी और बचे हैं क्या? हाँ, 3 क्वेश्चन और बचे हैं। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू ध्रुवीय नहीं होता है? इसका कारण परावर्तन ही होता है। अगला है, पेरिस्कोप बनाने में कौन सा द्रव्य प्रयुक्त होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है पेरिस्कोप, ठीक है। इसका रीजन ये, इसके पीछे जो होता है वो समतल दर्पण होता है। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो वो व्यतिकरण ही होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारे साइंस के 100 से ऊपर मैंने क्वेश्चन करा दिए, कम से कम 110 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो फिर आएगी 100 क्वेश्चन की। इस तरह मैं आपको 1000 क्वेश्चन करा दूंगा साइंस के, इससे बाहर देना भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और मन लगा के पढ़ाई कीजिए, एग्जाम अब आपके करीब आ गया है, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।